हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हैशटैग डॉक्टर श्यामवीर सिंह पर मैं स्वागत करता हूं। आज हम NCERT एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। So let's start. First sum, two charges 5 into 10 raised to power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 raised to power minus 8 coulomb are located 16 centimeter apart. At what points on the line joining the two charges is the electric potential zero? कि दो चार्ज दे रखे हैं A पर प्लस 5 इंटू टेन टू पावर माइनस 8 गुलाम में भी सपोज, और B पॉइंट पे माइनस 3 इंटू टेन टू पावर माइनस 8 गुलाम। इनके बीच की डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर गिवन है। तो कहता है किस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा। हमने सपोज किया इनके बीच में O पॉइंट पर भी जीरो हो सकता है, अब आउटसाइड O डैश पर भी जीरो हो सकता है। तो यदि पोटेंशियल O पॉइंट पर जीरो है, वी सपोज A से O की डिस्टेंस x है, तो O से B की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी 16 माइनस एक्स। सिमिलरली यदि O डैश पर जीरो है तो हमने मान लिया A से उसकी डिस्टेंस x है, तो B से उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x माइनस में 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो वन बाय वन दोनों केसेस को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस में जब पॉइंट ओ पर हमारा पोटेंशियल जीरो है, तो v1 प्लस v2 इज इक्वल टू जीरो, दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 अपॉन x प्लस q2 अपॉन r माइनस x इज इक्वल टू जीरो, और वी कैन से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 अपॉन x। क्योंकि फर्स्ट केस में जब पॉइंट O पर हमारा पोटेंशियल जीरो आ रहा था, तो हमने A पॉइंट से उसकी डिस्टेंस x सपोज की थी। अब हमारा Q2 जो नेगेटिव चार्ज है, इसलिए माइनस साइन आया 3 इंटू टेन रेज टू पावर माइनस 8 अपॉन 16 माइनस x इज इक्वल टू जीरो। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगेन इफ द पॉइंट लाइज आउटसाइड द चार्जेस एट O डैश, तो देन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 इंटू टेन रेज टू पावर माइनस 8 अपॉन x की टोटल डिस्टेंस x सपोज की थी माइनस 3 इंटू टेन रेज टू पावर माइनस 8, और नीचे जो डिस्टेंस हो गई थी वो x माइनस 16 हो गई थी b वाले चार्ज से, इज इक्वल टू जीरो। इसे हमने सॉल्व करके दिखाया। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो राइट हैंड साइड में जाके जीरो से मल्टीप्लाई होके जीरो हो जाएगा, तो ओनली आपका बचा 5 इंटू टेन रेज टू पावर माइनस 8 अपॉन x इज इक्वल टू, ये माइनस वाला इधर आके पॉजिटिव 3 इंटू टेन रेज टू पावर माइनस 8 अपॉन x माइनस 16। तो 5 से हम x माइनस 16 को करेंगे तो 5x माइनस 80 इज इक्वल टू, x को 3 से करेंगे तो 3x, 5x माइनस 3x हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 80, 2 से 80 को कैंसिल किया 40, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 40 सेंटीमीटर। जैसे हमने सेकंड पार्ट को सॉल्व किया, ऐसे आप ऊपर फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a regular hexagon of side 10 centimeter, this diagram is given to you, a hexagon is there और उसकी each side 10 centimeter है, और हर vertices के ऊपर 5 microcoulomb चार्ज प्लेस किया हुआ है। कैलकुलेट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन, कि सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा। तो देखिए हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। ये टोटल एंगल 360 का होता है, तो 360 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ईच अपर एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री एंगल हो जाएगा, दोनों साइड इक्वल होंगी यहाँ से O से, तो ये दोनों साइड के एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से ऑल साइड्स 10 सेंटीमीटर हो जाएंगी। मींस OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू OF, सारी डिस्टेंसेस 10 सेंटीमीटर होंगी। उसी को हम कह देंगे 0.1 मीटर। तो पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ हेक्सागन, अब 6 चार्ज थे तो 6 चार्ज की वजह से भाई सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, तो हर एक चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा Q अपॉन 4 पाई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होगा। अब 6 चार्ज की वजह से तो वो 6 टाइम हो जाएगा, इसलिए 6 इंटू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, क्योंकि इसको 6 टाइम ऐड करना पड़ता, तो इससे अच्छा हमने उसे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए। Q के प्लेस पे Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 5 इंटू टेन रेज़ टू पावर माइनस 6, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू
आप जानते ही हैं 9 इंटू 10⁻⁹ होती है और r हमारा 0.1 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जाएगा 2.7 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 चार्जेस +2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स A एंड B 6 सेंटीमीटर अपार्ट। तो ये एक आपकी इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्म हो गई, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है। कहता है आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आप जानते हैं वो सरफेस होता है जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है और हम ये कह सकते हैं लेंथ के अलोंग जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वो 0 होगा या होगा ही नहीं, क्योंकि पोटेंशियल सेम है। और जब हमने अभी प्रीवियस वीडियो में पोटेंशियल निकाला था ड्यू टू डायपोल, तो हमने देखा था इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल 0 आता है। तो वही उसी हिसाब से हम पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे। फॉर डायपोल AB कंसिस्टिंग ऑफ दिस एंड दिस अ प्लेन CD, दिस प्लेन CD इक्वेटोरियल लाइन होती है ना, सेंटर से पास होती है और एक्सियल एक्सिस वाली लाइन के परपेंडिकुलर होती है। तो हमने वही ड्रॉ कर दिया कि फॉर डायपोल AB कंसिस्टिंग ऑफ 2 charges of ±2 microcoulomb, a plane CD passing through midpoint of AB and perpendicular to axis AB, that is equatorial line of dipole, behave as an equipotential surface because potential at all points of this line is 0। ये हमने प्रीवियस आपका जो वीडियो बनाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल, उसमें आप डेरिवेशन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा डायपोल मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन यहाँ माइनस से प्लस की यानी B से A की ओर होगी। तो इक्विपोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो डायपोल मूवमेंट के ऑपोजिट होती है। तो इसलिए इसकी जो डायरेक्शन होगी वो PE के अलोंग होगी, यानी कि AB के अलोंग होगी और नॉर्मल टू सरफेस होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमेशा नॉर्मल टू सरफेस होता है। फिर से सुन लें, डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होती है इक्वेटोरियल लाइन पे वो आपकी ऑपोजिट टू डायपोल मूवमेंट होती है। यहां हम देखें डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो B से A होगी, इसलिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स A टू B, यानी P पॉइंट से हम लें तो आउटसाइड की ओर होगी, B की ओर होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, hence at any point P of equipotential surface electric field is directed along axis of dipole from positive charge to negative charge or from A to B। Next question, a spherical conductor of radius 12 centimeter R दे दी और इधर आपका चार्ज Q दे दिया distributed uniformly over the surface। What is electric field inside the sphere? Electric field inside a spherical conductor having charge distributed uniformly on its surface is 0 at all points। ये डेरिवेशन भी दे रखा है बुक में, तो गॉस लॉ की एप्लीकेशन में है, क्योंकि इनसाइड कोई भी चार्ज आपका एग्जिस्ट नहीं करता, जो भी हम चार्ज देते हैं आउटर सरफेस पे जाता है, तो इसलिए अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। जस्ट आउटसाइड द सरफेस, तो जो उसकी रेडियस है स्फीयर की वो डिस्टेंस होगी, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। वैल्यूज पुट की, सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा। नाउ थर्ड पॉइंट उन्होंने कहा था एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो अब R आपकी 18 सेंटीमीटर 0.18 मीटर हो जाएगी। तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वही फार्मूला लगा देंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो Q 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q 1.6 × 10⁻⁻7 दे रखा है, R 0.18 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा 4.44 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air between the plates has a capacitance of
8 पिकोफेराडे। 1 पिकोफेराडे जो होता है 10⁻⁻12 फेराडे के इक्वल होता है। What will be the capacitance if distance between the plates is reduced by half? कि यदि डिस्टेंस को रिड्यूस कर दें हाफ से और स्पेस को फिल कर दें एक सब्सटेंस से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 हो, तो हम जानते हैं एयर में जो कैपेसिटेंस C जो होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D होता है, तो C की वैल्यू 8 पिकोफेराडे ऑलरेडी गिवन है, तो 8 पिकोफेराडे इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। नाउ इन मीडियम C डैश जो होता है K इंटू A एप्सिलॉन नॉट और D डैश, क्योंकि डिस्टेंस आपको कह रहा है रिड्यूस कर दी हाफ, और उसके बाद फिर सब्सटेंस को उसके अंदर स्पेस में रखा गया था, तो D डैश D बाय 2 है, और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K इज इक्वल टू 6, तो C डैश जो होगा वो K टाइम्स हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट और D की जगह पे हम D डैश रख देंगे, तो 6 A एप्सिलॉन नॉट D बाय 2, 2 पर जाके 2 6 जा 12 A एप्सिलॉन नॉट बाय D, एंड A एप्सिलॉन नॉट बाय D की वैल्यू कितनी थी 8 पिकोफेराडे, तो 8 into 12 दैट इज 96 पिकोफेराडे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कहता 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफेराडे आर कनेक्टेड इन सीरीज, कि 3 कैपेसिटर्स हैं और हर किसी का कैपेसिटेंस 9 पिकोफेराडे है, उन्हें सीरीज में कनेक्ट किया गया है। कहता है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। सेकंड पार्ट में पूछता है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर if combination is connected to 120 volt supply. Now C1 is equal to C2 is equal to C3 9 picofarad है। In series combination the resultant capacitance जो होता है 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, तो C1 C2 C3 के प्लेस पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, सॉल्व किया, तो 1 plus 1 plus 1 3/9 that is 1 by 3, तो 1 अपॉन C की वैल्यू यदि 1 by 3 है तो C हमारा आ जाएगा 3 पिकोफेराडे, दैट इज 3 into 10 raised to power -12 फेराडे। फेराड सॉरी कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है फेराड होती है, नॉट फेराडे। नाउ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V गिवन है 120 वोल्ट, क्योंकि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर पूछा है, कॉम्बिनेशन को कनेक्ट किया 120 वोल्ट से, तो क्योंकि चार्ज तो सेम फ्लो करता है सीरीज में और उनका कैपेसिटेंस भी सेम है, तो जो हमारा पोटेंशियल भी डेवलप होगा तीनों कैपेसिटर्स पे सेम पोटेंशियल डेवलप होगा, तो ईच कैपेसिटर के ऊपर जो पोटेंशियल होगा टोटल का 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 कैपेसिटर्स हैं, 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं, तो एज ऑल द कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल हेंस V1 is equal to V2 is equal to V3, तो ईच पर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, दैट इज V/3 40 वोल्ट आपका पोटेंशियल डेवलप होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 capacitors of capacitance is 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad are connected in parallel। अब की 3 कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो पैरेलल में आप जानते हैं C is equal to C1 plus C2 plus C3 होता है, तो टोटल कैपेसिटेंस जो होगा 2 plus 3 6 plus 4 14, 2 3 सॉरी 5 5 plus 4 9 9 पिकोफेराड, तो 9 into 10 raised to power -12 फेराड। कहता है डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट, V आपको 100 वोल्ट दे रखा है, तो अब जो पोटेंशियल होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, चार्ज निकालना है, डिफरेंट चार्ज होता है, तो Q is equal to CV होता था, तो Q1 जो होगा फर्स्ट के अलॉन्ग C1 into V, C1 की वैल्यू आपको दे रखे 2 into 10 raised to power -12, V पोटेंशियल सेम ही होता है पैरेलल में, तो V की वैल्यू 100 रखेंगे, तो ये आपका 2 into 10 raised to power -10। सिमिलरली Q2 जो होगा वो हमारा क्या आ जाएगा C2 into V के इक्वल आ जाएगा, C2 की वैल्यू 3 into 10 raised to power -12 ऑलरेडी गिवन है, V के प्लेस पे वही 100 रखेंगे, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डेवलप होता है वो सेम डेवलप होता है, सेम रहता है अक्रॉस ईच कंडक्टर और ईच रेजिस्टर और ईच कैपेसिटर। सिमिलरली Q3 is equal to C3V,
तो C3 की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100 सॉल्व किया 4 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। नेक्स्ट कहता है इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स ईच प्लेट हैज एन एरिया ए गिवन है 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस डी दे दी 3 mm को मीटर में पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 से डिवाइड करोगे और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से, तो यानी कि अपॉन में 1000 आएगा, तो उसे हमने लिख दिया 3 इंटू 10⁻³ मीटर। कहता है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो C इज इक्वल टू क्या होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो C की वैल्यू हमने क्या दी K तो एक्चुअली K एयर के लिए 1 होता है, तो जरूरी नहीं हम यहाँ K लिखें, डायरेक्ट हम कह सकते थे कि भाई C जो होगा वो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होगा। K के प्लेस पे 1 रख दिया, हम नहीं मेंशन करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने रखी 8.85 इंटू 10⁻⁻12, A के प्लेस पे A की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻3, D के प्लेस पे D की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻3। इसे जब सॉल्व किया -3 से -3 पावर कैंसिल हो जाएगी, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 17.7 इंटू 10⁻⁻12 फैराड दैट इज इक्वल टू 17.7 पिको फैराड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8 पिको फैराड कह सकते हैं। When V is equal to 100, then charge on each plate of capacitor Q is equal to CV। तो जब पोटेंशियल हमारा 100 वोल्ट है तो चार्ज जो होगा वो Q किसके इक्वल होगा CV के इक्वल होगा। C हमने फाइंड आउट कर लिया है नियरली 18 पिको फैराड और 17.7, तो 17.7 इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1.77 इंटू 10⁻⁻9 कूलम के आसपास आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन प्रीवियस क्वेश्चन 3 mm थिक माइका शीट जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6 वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट, कि पिछले क्वेश्चन में यदि माइका शीट इंसर्ट कर दी जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 हो तो क्या होगा while the voltage supply remains connected, की वोल्टेज सप्लाई जो 100 वोल्ट थी उसे कनेक्ट करके रखें। तो माइका शीट जब हम इंसर्ट कर देंगे तो जब भी कोई भी शीट इंसर्ट करते हैं जिसका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो तो हमारा जो कैपेसिटेंस होता है वो K टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, तो न्यू कैपेसिटेंस जो C डैश आएगा वो K इंटू C आ जाएगा। C हमने पीछे निकाला था, अभी कितना था 18 पिको फैराड नियरली, ये था ना 17.7, उसी को हमने अप्रोक्सीमेट 18 कह दिया था, तो 18 पिको फैराड के आसपास सपोज कर लिया था। तो यहाँ पे भी C डैश जो होगा वो K इंटू C, तो K 6 इंटू 18 पिको फैराड 108 पिको फैराड हो जाएगा। इफ वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड देन वोल्टेज विल स्टिल रिमेन सेम, तो V की वैल्यू 100 ही रहेगी, तो नया चार्ज जो अब होगा Q डैश जो डेवलप होगा दैट इज इक्वल टू C डैश V, तो C डैश की वैल्यू कितनी 108 पिको फैराड मींस 10 इंटू 10⁻⁻12 और वोल्टेज V की वैल्यू तो 100 ही रहेगी, तो 1.08 इंटू 10⁻⁻8 और हम इसे 10.8 नैनो कूलम भी कह सकते हैं, दोनों ही लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। कहता है आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, अब जब सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दें तो जो हमारा चार्ज था वो तो सेम रहेगा लेकिन पोटेंशियल क्या होगा चेंज हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई है तो पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा। और जो चार्ज था वो हमारा कितना था, वो हमारा था 1.8 इंटू, हम इसी को लिख सकते हैं ना 1.08 जो है इसे 1.8 इंटू 10⁻⁻9 कूलम लिख सकते हैं। भाई माइनस करना है हमें इसे, तो यदि मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10.8
Q हमारा आया था ना 1.8, जो पिछला हमने सॉल्व किया था जब V 100 था तो उस टाइम में चार्ज कितना आया था, नियरली 1.8 नैनोकुलम। तो वो चार्ज तो सेम रहेगा, इसलिए उसी चार्ज की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, नए वाले चार्ज की वैल्यू नहीं रखेंगे। तो चार्ज आपका वही पुराना वाला रहेगा 1.8 नैनोकुलम, और V डैश जो होगा पोटेंशियल में जो चेंज आएगा वो Q अपॉन C डैश आ जाएगा। तो 1.8 इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन कैपेसिटेंस जो है वो तो आपका 108 पिको फराडे रहेगा। तो इस तरीके से तो V डैश जो आपका आ गया Q अपॉन C डैश सॉल्व किया 16.6 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored? How much electrostatic energy is stored in the capacitor? So here C is 12 picofarad, that is 12 into 10 raised to power minus 12 farad. V आपको 50 वोल्ट गिवन है, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता था हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ C के प्लेस पे C की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, 12 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12 एंड V के प्लेस पे 50, तो 50 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 जूल। तो एनर्जी स्टोर निकालनी थी हमें, एनर्जी स्टोर के लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए हाफ CV स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसके बाद उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कहते हैं 600 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 200 वोल्ट सप्लाई, कि 600 पिकोफैराड कैपेसिटर है उसको चार्ज किया गया 200 वोल्ट सप्लाई से। It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad कैपेसिटर, कि दूसरा कैपेसिटर जो है वो भी 600 पिकोफैराड है, उससे उसे कनेक्ट किया गया। हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस? तो एनर्जी लॉस का फार्मूला होता है, डायरेक्ट डेरिवेशन है इसका। तो हाँ लास्ट में जब सॉल्व करके फार्मूला आता था वो आता था C1 इंटू C2 इंटू में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस C2। C1 आपको गिवन है, C2 आपको गिवन है, और V1 की वैल्यू आपको दे रखी है 200 वोल्ट, V2 इज इक्वल टू 0। जब दोनों को एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा दोनों का, तो दोनों का जो कॉमन पोटेंशियल V2 आएगा वो आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे इन सभी की और सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 जूल। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।